वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आई होप सो कि आपकी प्रिपरेशंस जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन की वो चल रही होगी। और यहाँ तक जो आपका मैग्नेटिज्म्स वाला चैप्टर है उस चैप्टर्स को मैंने एज ए पूरा कवर किया हुआ है इस एग्ज़ाम्स में। और जो आपका लाइट वाला चैप्टर है उसको मैंने हाफ पोर्शन पे रखा हुआ है। डेट इज जो आपका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है वो तो पूरा आएगा। रिफ्रैक्शन में सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन तक आएगा, यानी इससे पिछले वाले वीक में जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया वहीं तक आएगा। आज से जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से कुछ नहीं आया हुआ है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपका जितना भी मैंने चैप्टर नंबर 10 जो आपका रिफ्लेक्शन है और फिर रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कुछ उसके बारे में वहाँ तक आया हुआ है। कुछ लोगों को मैग्नेटिज्म्स वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, बट इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे। अगर आपके स्कूल्स ओपन होते हैं अभी तो 21 सितंबर से वो चीज़ें दिख रही है, बट आपको पता है कि 90,000 से अब केसेस भी जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है ओपन हो भी जाए, अलाउ हो जाए सिर्फ 9 to 12, बाकी को नेक्स्ट मंथ के लिए वो करें। तो जैसा भी होता है हम देखते हैं उस चीज़ को। अगर हो सकेगा तो 21 सितंबर के बाद हो सकता है, तब तक ये या इस मंथ के लास्ट में जो है हो सकता है ये चैप्टर हम एंड कर ले जाएं। एंड आफ्टर डैट अगर देखेंगे तो मैग्नेटिज्म्स को स्टार्ट कर देंगे दोबारा। हर अगर नहीं हो पा रहा तो आप परेशान मत होइए। अगर आपका चाहे स्कूल 2 ही 3 महीने के लिए ओपन होगा 10th और 12th के लिए, बट ओपन होना ज़रूरी है, मस्ट है। तो आपका सिलेबस इतना नहीं है कि ठीक है आपको 6 महीने और 8 महीने लग जाएँ। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, डेट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक्चुअल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा है, बट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो आपको पता है बेंडिंग होती है, और बेंडिंग जो होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग या कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट जो है ना वो बेंड होती है। आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकती है, या फिर कितना बेंड होगी ये भी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं, हैपेंस होती हैं। उन्हीं रूल्स को आप बोलते हैं बेंडिंग लॉस ऑफ रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देयर इज ऑलवेज अ बेंडिंग टेक्स प्लेस, और वो जो बेंडिंग होती है इस लॉस ऑफ रिफ्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शंस है क्या। एक्चुअल में वही है पहला तो जो आपका रिफ्रैक्शंस में था। तो देखिए पहला जो लॉस आपके पास है, तो पहला ये बता रहा है कि जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं ना, तो ये एयर है मेरे पास और ये हो गया ग्लास स्लैब, और यहाँ से इंसिडेंट रेस को मैंने इंसिडेंट कराया है, और इसके इंटरफेस पर जैसे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरफेस पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि मीडियम बदल रहा है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा क्योंकि एयर आपकी डेंसर आपकी रेयर मीडियम है और आपका ग्लास डेंसर मीडियम है। ठीक, तो ये अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द इंसिडेंट रेस हो गई, ये आपका यहाँ से हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सपोज के लिए मैंने ओ मान लिया, और ये देखिए नॉर्मल हो गया, मान लीजिए एन और एन डैश। तो याद रखिएगा इंसिडेंट रेस, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, n and n dash is the normal which is always perpendicular, and this is the RR is the refracted rays। तो पहला रूल्स आपका गाड़ी यानी पहला राज जो है रिफ्रैक्शंस को ये कह रहा है कि सारे के सारे दैट मीन्स इंसिडेंट रेस, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रेस सारे के सारे आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बस यही चीज़ है। इंसिडेंट रेस, नॉर्मल and refracted rays all lies in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। ठीक, तो जितने भी आपके इंसिडेंट रेस हैं, नॉर्मल है या फिर रिफ्रैक्टेड रेस, तीन के तीनों आपके किसी एक पॉइंट डेट्स पॉइंट आर सेट टू बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहीं पर लाई करेंगे। अब जैसे ये प्लेन की बात हो रही है, सेम प्लेन का मतलब होगा ये जैसे मेरा बोर्ड हो गया, मैंने आपको तब भी बताया था
कोई भी चीज़ जिसमें डायमेंशंस हो सकती है लाइक द लेंथ एंड ब्रेथ आर सेड टू बी द प्लेन। ये जो बुक है आपकी, ठीक है, ये बुक भी आपकी क्या हो सकती है, डेट इज द प्लेन। इसका जो एक कवर है डेट इज आल्सो सेड टू बी अ प्लेन। ठीक है, तो देखिए ये इसकी क्या है, लेंथ जा रही है और ये इसकी ब्रेथ है, तो ये इसको भी ये प्लेन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर जो लाइट रेज होगी रिफ्रैक्ट होगी, इसको आप यानी तीन को तीनों आपके इसी में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक टेबल हो सकता है, बोर्ड्स हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती हैं, उनके पेजेस, कुछ भी ऐसा जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा हो आर सेड टू बी द क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट्स इस एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये समझिएगा जो है। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, आपको ये लग रहा होगा कि ये इसके अंदर आ गए ग्लास स्लेब, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर्स है, मैं आपको 3 डायमेंशनल शो नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज करिए कि कुछ ऐसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ से आप ये समझिए जैसे ये प्लेन है और ये रिफ्रैक्टेड यानी ये इंसिडेंट रेज ले आई, और इंसिडेंट रेज आने के बाद याद समझिएगा यहाँ से ये इंसिडेंट रेज हो गई आपका जो मेरा मार्कर है, और ये जो आपका होगा आपकी सपोज करिए ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको क्रॉस करके जाए, तो कुछ इसी में ऐसे रहेगी, मतलब तीन के तीनों कुछ इस तरीके से समझिएगा। तो ये भी देखिए इसी में लाई कर रही है, ये भी लाई कर रही है और नॉर्मल भी लाई कर रही है, कुछ इस तरीके से होगी। तो ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 जो आपके लिए कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। वहां पर हमने उस रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा था ऑलवेज देयर विल बी इक्वल चांसेस ऑफ दिस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता था ऑलवेज, बट यहाँ पर ऐसे चांसेस रेयरली आकर्ष करेंगे। अदरवाइज आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मैक्सिमम केसेस में बड़े होंगे और ये छोटा होगा। तो इसका जो रेशियो होगा समझिएगा, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस साइन ऑफ आई अपॉन में साइन आर। I stands for the angle of incidence and R stands for the angle of refraction। तो इनका जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट आएगी, बट कैसे आएगी ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये क्योंकि पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जा रहा है, उसमें मैं उस लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंड करूंगा। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा उसमें जो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो याद रखिएगा साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, और क्योंकि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज दिस लॉज इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज द स्नेल्स, दैट वाई इट इज सेड टू बी आल्सो स्नेल्स लॉ। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर कि जो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो बेटा एक तो कांस्टेंट होगा, और इसी साइन आई अपॉन साइन आर को आप स्नेल्स लॉ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ भी बोलेंगे। और यही साइन आई अपॉन में साइन आर को आप बोल देंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर को आप बोल देंगे दैट इज आल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिएगा तीन के तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स में तो मैक्सिमम साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू यूज होगी, बट यहाँ सेकंड लास्ट के अकॉर्डिंगली जब आप बात करेंगे तो आप ये राइट करेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ सेकंड लास्ट यही है, देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of refraction is always constant, and this is also called the Snell's law, as this law was given by the Snell's first। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीजें। अच्छा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो के लिए ठीक है सेव करते हैं और मिलते हैं फिर बेटा, अदरवाइज से लेंथ हो जाए, लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।